ये अभी कह पाना कि अ, यह ऐसा सोचा समझा गया था या हमारे विश्लेषणों में इस दिशा में भी हम क्या सोच पा रहे थे, तो ऐसा नहीं है। अक्सर चारों पांचों राज्यों को लेकर के जो दिख रहा था, कैंपेन का डिजाइन, कैंपेन के मुद्दे, जनता का मूड, इन सबको अगर देखें तो वो कहीं से नहीं लग रहा था कि वो एक तरफा कहीं जाने वाला है। लेकिन जो हम्म। परिणाम बता रहे हैं, वो तो ये बता रहे हैं कि साहब वो तो एक तरफा जा रहा है, वो कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है। एक तो ये बात। इसकी वजह क्या है? तो इसका विश्लेषण करेंगे अभी थोड़ी मैं दूसरे हिस्से में इस पर बात करूंगा। पहली बात कि ये कहीं से ऐसा नहीं था। अगर आप ये मुझसे पूछें कि ये किसकी हार है, तो मुझे लग रहा है कि उम्मीद की हार है, जो जिसकी उम्मीद इस देश में की गई थी कि अब कम से कम आजादी के अमृत काल में लोग मंदिर के नाम पर वोट देंगे, 370 के नाम पर वोट देंगे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट देंगे। ऐसा नहीं होगा। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की कैंपेन का कोर इशू यही था। बाकी तो सपोर्टिंग इश्यूज थे। छत्तीसगढ़ में सिनेरियो अलग था। मैं वहां गया भी, मैंने देखा कि वहां एजेंडा सेट किया कांग्रेस ने। इसलिए एडवांटेज भी देखेंगे आप छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अच्छा खासा है। किसानों का कर्जा माफ करना, किसानों को के मुद्दे पर बात करना, आदिवासियों के इलाके में आदिवासियों को तमाम तरह की सुविधाएं देना, आरक्षण की सीमा बढ़ा करके 77% करना जिसको राज्यपाल ने रोका, किसान से लेकर के केजी से पीजी तक की पढ़ाई को मुफ्त करना, ये कोर एजेंडा वहां के चुनाव में था। बीजेपी ने शुरुआत की धार्मिक और अपनी पुरानी राजनीति से, लेकिन अंत में बीजेपी भी इन्हीं मुद्दों पर बात करती रही। और वहां एक फैक्टर काम किया है। भूपेश बघेल जिन इलाकों में जिन लोगों के साथ काम करते गए, दूसरी तरफ शहरी मतदाता तेजी से उनसे नाराज होता चला गया कि भाई ये तो इनके पक्ष में जा रहे हैं। और आप देखिए कि पूरे छत्तीसगढ़ में 50 से ऊपर सीटें अगर बीजेपी ला रही है, तो उसमें मेजॉरिटी सीटें शहरी इलाकों की हैं। और शहरी इलाका जब मैं कह रहा हूं, तो उसमें कस्बाई इलाकों को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव का एजेंडा क्या था? कमलनाथ ने कौन सा एजेंडा सेट किया? अशोक गहलोत ने किस एजेंडे पर चुनाव लड़ा? और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अशोक गहलोत या राजस्थान की कांग्रेस पार्टी अपने आंतरिक झगड़े को नहीं संभाल सकी। बीजेपी इनसे ज्यादा आंतरिक झगड़ा होने के बाद भी अपने को संभाल ले गई। बीजेपी के पास कई तरह के रास्ते हैं। बीजेपी के पास मार्गदर्शक मंडल भी है, तो बीजेपी के पास ये अनुशासन भी है पार्टी का कि अगर ये बात तय हो गई और मोदी जी का चेहरा आ गया, तो बाकी अब लोग चुप हो जाएंगे। बिना लीडर के वहां का चुनाव हुआ है मोदी के चेहरे पर। मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। इतना बड़ा झगड़ा उनका कि मुख्यमंत्री का चेहरा तक सामने नहीं था। अपने मंच से मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं ले रहे थे। फिर भी शिवराज सिंह चौहान सुबह से लेकर रात तक रैलियां कर रहे थे। जरा वो तस्वीर दिखाई जाए जिसमें कमलनाथ इतनी मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे। मेहनत की राहुल गांधी ने, मेहनत की प्रियंका गांधी ने, मेहनत किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, लेकिन वो मेहनत कमलनाथ की कहां दिखी? फिर आप मेरा जवाब इसका दीजिए। आप अलायंस बना रहे थे और आप ये देख रहे हैं कि आपके प्रदेश में आपकी सरकार बनने के लिए चुनौती है। दक्षिणी राजस्थान का पूरा इलाका जो आदिवासी बेल्ट का है, एक भी आदिवासी संगठन को आपने शामिल किया, आपने जयस को शामिल किया, आपने भारत आदिवासी पार्टी को एक सीट भी देने की गुंजाइश समझी, आपने बसपा से अलायंस करने की कोशिश की, आपने आजाद समाज पार्टी से अलायंस करने की कोशिश की, और आप तो बोलने में मशगूल हो गए कि कौन अखिलेश वखिलेश। ये आपका तेवर था चुनाव लड़ने का। इसका मतलब आप मानकर चल रहे थे कि अब मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि आप उस बाबा के चरणों में जाकर पर्चा बनवा रहे थे कि अगला मुख्यमंत्री कौन है, तो अगला मुख्यमंत्री कमलनाथ है। तो बाबा के भक्त बीजेपी को छोड़कर के कमलनाथ को क्यों वोट दें? इसका मतलब ये कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ना चाह रहे थे, जो चुनाव लड़ना राहुल गांधी चाह रहे थे, कितनी बार जाति जनगणना का मुद्दा कमलनाथ और अशोक गहलोत ने अपने रैलियों में उठाया है। इसका मतलब आप अपने कोर एजेंडे पर भी चुनाव नहीं लड़ रहे। और वहां देखिए, वहां प्रधानमंत्री भी मंदिर की बात कर रहे हैं, तो उनका सांसद विधायक भी कह रहा है कि मंदिर बन गया। बीजेपी अपने कोर एजेंडे पर बरकरार है। नवीनदा, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा फर्क यही है। उसने कहा कि मोदी है तो गारंटी है। देश के लोग पूछते रह गए 2 करोड़ रोजगार की गारंटी कहां है, 15 लाख की गारंटी कहां है? झूठ बोलते हैं आप। लेकिन नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। उन्होंने अपने कोर वोटर को कहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर वही बना दिया।
कौन जाके देश की जनता को समझाने जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से बना है? नहीं, बीजेपी बनवाई है। पूरा प्रचार ये हो रहा है और उसके नाम पर उन्होंने वोट मांगा। असम का मुख्यमंत्री तेलंगाना में जाके कह रहा था कि आपके लिए फ्री यात्रा कराएंगे। कोर वोटर अपनी आइडियोलॉजी पर कायम है बीजेपी। बीजेपी ने कहा 370 हटाएंगे, 370 हटा दिया। बीजेपी ने कहा ट्रिपल तलाक हटाएंगे, यूसीसी लाएंगे, वो लाने जा रहे हैं। आप केवल जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो आपसे जनता पूछेगी नहीं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों जगह आपकी सरकार थी, आपने 5 साल में जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? आपने कितना वोट शेयर दिया? तो एजेंडा तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बदलना चाह रहे थे, मगर कांग्रेस नहीं बदली थी। कांग्रेस पुराने पैटर्न पर चुनाव लड़ रही थी। दक्षिण भारत में तेलंगाना इसका एक उदाहरण है। तेलंगाना में वहां की लीडरशिप, वहां के मुद्दे हावी होते हैं, तो बहुत मजबूत बीआरएस थी। मैं वहां भी आश्चर्यचकित हूं कि बीआरएस इतना कमजोर कैसे हो गई, क्योंकि वो लोकल लीडरशिप थी, लोकल मुद्दे उठाई थी। तो इसलिए नवीनदा मेरा पूरा आकलन ये कहता है कि बहुत अहंकार, दिल बड़ा करके न करके अपने लोगों को साथ नहीं ले आना, अपने कोर आइडियोलॉजी को लेकर के कमिटेड होकर के काम। आप कल्पना करिए ना, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह पे आप अगर प्रत्याशी बदल देते, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में आजाद समाज पार्टी और आरएलपी का गठबंधन है। दक्षिणी राजस्थान के बहुत बड़े इलाके में आदिवासियों के बीच भारत आदिवासी पार्टी है जो 4 सीटों पर आगे चल रही है। आप वोट शेयर देख लीजिए, 2.5% वोट शेयर जा रहा है आरएलपी को और आजाद समाज पार्टी गठबंधन को। बेशक सीटें न जीत पाए, 2 सीटों पर आगे चल रही है आरएलपी। आप 1 सीट देते हैं राष्ट्रीय लोकदल को, और वो भी उनको देते हैं जो अशोक गहलोत का सबसे करीबी है। तो कांग्रेस असल में 20 साल पुरानी, 30 साल पुरानी राजनीति कर रही है, जिसमें वो तमाम लोगों को साधना चाह रही है। ये मेरा मानना है। इसका नतीजा ये निकला कि एक तरफा आप हार गए, और इसका असर ये होगा कि अगर 2005 महीने बचे, अब 5 महीने में आप बताइए, अगर जाति जनगणना का मुद्दा उठाने के बाद भी कांग्रेस हारेगी, परिणाम जिस दिशा में जा रहा है, इसके क्या सबक हो सकते हैं, और आगे फिर चूंकि सबसे महत्वपूर्ण चुनाव आने वाला है, इसकी इसकी यात्रा कैसे तय की जाएगी, इसलिए विश्लेषण इस पर जरूरी है। यह बात भी बिल्कुल ठीक है कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस जीती है तो इसकी क्रेडिट कांग्रेस को देंगे कि उन्होंने बहुत मेहनत की। वो तेलंगाना वो प्रदेश है जहां शुरुआत में बीआरएस एक तरफा जीत रही थी, लीडरशिप बहुत मजबूत थी, लेकिन इनकी मेहनत, इनके अपने वहां के समीकरण, वहां के अपनी पॉलिटिक्स से कांग्रेस जीत गई। एक तो इसकी क्रेडिट उन्हें देना होगा। लेकिन जहां वो हारे हैं, और जैसे छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा अलग कर ले, क्योंकि छत्तीसगढ़ की हार किस बेस पे हुई अभी भी मतलब ये बात समझ में उस तरह से नहीं आ रही है कि जो इतना लोकप्रिय मुख्यमंत्री हो, जिसने वाकई कांग्रेस अलग कहीं खड़ी थी और भूपेश बघेल अलग, मतलब काम करने के तरीके से। इसलिए आप देखेंगे कि भूपेश बघेल के चेहरे पर बहुत ज्यादा वो फोकस था उस चुनाव में। राहुल गांधी उसके बाद एक एक्सेप्टेबल चेहरे थे, लेकिन भूपेश काका है तो भरोसा है, काका अभी जिंदा है, काका की पर तमाम योजनाएं, वहां भी उनको क्रेडिट देना होगा। बेशक वो चुनाव हारे हैं। मैं अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को प्रॉपर देख रहा था, तो मुझे दिख रहा था कि अगर 20 से 21 चरण की काउंटिंग होनी है तो लगभग आधी हुई है। कई सीटें हैं, तकरीबन 10-12 सीटें ऐसी हैं जिसपे कांग्रेस बहुत थोड़े से मार्जिन से पीछे है, थोड़े से मार्जिन से आगे भी कुछ सीटों पर है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर मान लेते हैं कि वहां कांग्रेस हार गई है और बीजेपी ने छीन लिया छत्तीसगढ़ जैसा एक मजबूत किला भी। अब आते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान पर। इन दोनों जगहों पर कांग्रेस को हार की क्रेडिट और हार का सेहरा भी कांग्रेस के माथे मड़ेगा, चाहे वो और मैं फिर से कहना चाह रहा हूं कि लोकल लीडरशिप जो वहां के थी, कमलनाथ की, मैं एक बात गौर करें, हमारे सारे पैनलिस्ट पूरे चुनाव पर हम गहरी नजर रखते हैं। शुरुआत कहां से हुई मध्य प्रदेश के इलेक्शन कैंपेन की? बीजेपी की शुरुआत मोदी के चेहरे से होती है, जो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है वहां का, 3 बार का मुख्यमंत्री रह चुका है, वो भी ओबीसी है। चर्चा ये चली कि अब अगली बार कोई और चेहरा बन के न उभर पाए, इसलिए शिवराज सिंह चौहान को इसी चुनाव में निपटा दिया जाए। पोस्टर से किनारे कर दिया गया, चुनाव की रैलियों में उनका नाम नहीं लिया गया। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान क्या घर बैठ गए? क्या शिवराज सिंह चौहान मीडिया में बाइट देने लगे कि हमको तो हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ? उस आदमी के लिए अभी ये कहा जा रहा था, मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 150 से ज्यादा रैलियां कर डाली, और सुबह से रात तक वो आदमी जमीन पर उतर गया
कि नहीं भाई हमें कैसे करना है, हम इसको, और उसने पूरे चुनाव को पलट दिया। और इसलिए मैं कह रहा हूं मोदी का चेहरा और शिवराज की मेहनत। और वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ जी ये मान लिए थे कि अब बस शपथ लेने की देर है, इसलिए उन्हें अलायंस करने को। मैं अभी भी कह रहा हूं जो भारत आदिवासी पार्टी है, उस आदिवासी पार्टी की आप पूरी की पूरी पूरी वोटिंग पैटर्न देखिए ना, और राजस्थान में भी उसको देखिएगा, 40 से ज्यादा आदिवासी सीटें थी। और मैं दावे से कह रहा हूं आदिवासी एंटी बीजेपी खड़ा है आज की तारीख में। इसलिए मजबूरी में आदिवासी ने अपनी पार्टी बनाई और आदिवासी मेजॉरिटी वोट उधर गया है। ठीक है, पुरानी पार्टियां हैं तो उनको वोट मिलेगा, हो सकता है कहीं वो चुनाव हार जाएंगे, लेकिन एक बड़ी पार्टी उनसे अलायंस बना करके उन एक मैसेज दे सकती थी, एक एजेंडा सेट कर सकती थी कि हम आजाद समाज पार्टी और इनको जहां जहां जरूरत पड़ेगी 2 सीटें 4 सीटें दे देते हैं। और इससे मैं एक बड़ी गंभीर बात आगे करने जा रहा हूं नवीनदा, आपने अलायंस न करके आपने अल्टीमेटली क्या किया? आपने अलायंस नहीं किया और इससे क्या हुआ, वोटों का बिखराव हुआ। बीजेपी ने अपने कोर एजेंडे पर चुनाव लड़ा और वोटों को कंसोलिडेट किया, नंबर 1। और नंबर 2 बात क्या है, आप अगर एजेंडा चुनते हैं, उस एजेंडे पर काम नहीं करते हैं, मिसाल के तौर पर जाति जनगणना, इतना शानदार मुद्दा, राहुल गांधी जैसा एक नेता जिसने जाति जनगणना को एक पैन इंडिया मूवमेंट की तरह बनाया, शुरुआत हुई बिहार से, लालू और नीतीश की जोड़ी से, लेकिन उसको पैन इंडिया एक इशू बनाने में बड़ी भूमिका राहुल गांधी की है। और इसने एक बदलाव दिखाया, ओबीसी के मन में एक चेतना पैदा हुई, लेकिन ओबीसी को टिकट कितना दिया? और पहले दूसरे लिस्ट पर सोशल मीडिया भर गया ये पूछने में कि ये जितनी मेजॉरिटी की सीटें हैं वहां मध्य प्रदेश में किसको दिया जा रहा है, और अंदर से सूचना बाहर आ गई। देखिए बीजेपी की तरह आप एकदम तानाशाही वाली पार्टी तो है नहीं, कांग्रेस कांग्रेस है, उसकी अंदर की चीजें बाहर आएंगी। अगर अशोक गहलोत से राहुल गांधी के सेंट्रल बैठक में नाराज होते हैं तो ये खबर मीडिया में आती है कि अशोक गहलोत ने जिद करके तमाम बागियों को टिकट दिलवाए हैं, जिनको राहुल गांधी और कैबिनेट मेन लीडरशिप नहीं टिकट देना चाहते तो उनको भी दिलवाए। इसका मतलब क्या है कि वो जो अनुशासन की आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है, कम है, या तो उसकी दरकार अभी बहुत जरूरी है। और मैं फिर से उसका एक सैंपल लेना चाह रहा हूं, जो तेवर राहुल गांधी का है वो तेवर भाजपा के किसी नेता का क्यों नहीं है? वो तेवर अशोक गहलोत का क्यों नहीं था? वो तेवर कमलनाथ का क्यों नहीं था? कमलनाथ के बारे में तो ये कहा जा रहा है 10 बजे के बाद तो उनका रैली शुरू हो रही थी, दोपहर का भोजन घर पे ही होना है। यही गलती अखिलेश यादव जी ने की थी और उसको अब समझ में आया। और आज की तारीख में आप देखेंगे कि वो अपने एजेंडे में भी सुधार कर रहे हैं, मेहनत में भी। तो मध्य प्रदेश तो इस तरह से हाथ से निकला है, राजस्थान इस तरह से निकला है। और राजस्थान में फिर से मैं कह रहा हूं अगर अलायंस बड़ा बनता तो एक मैसेज जाता, और ये मैसेज नहीं जाता कि कांग्रेस अपने लिए लड़ रही है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, हम नाराज भी होंगे तो कांग्रेस से नाराज होंगे ना, हम तो शिकायत उन्हीं से करेंगे ना। बीजेपी से तो हम आइडियोलॉजिकली कह रहे हैं कि वो संविधान के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन हम कांग्रेस से कहना चाह रहे हैं कि आपने एजेंडा भी चुन लिया। मान लीजिए कल को यही जाति जनगणना पर वोट नहीं मिला, अगली बैठक जब कांग्रेस की होगी तो क्या कांग्रेस के नेता उस बैठक में खड़े होकर राहुल गांधी से नहीं कहेंगे कि जाति जनगणना का मुद्दा मत उठाइए, इससे वोट मिलाने में अब सर्व समाज को लेकर चलिए? ये डैमेज करने का खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि आपने एजेंडा भी उठा लिया और इंप्लीमेंट भी नहीं किया, तो एजेंडा तो पिट गया। अब मान लीजिए अडानी का मुद्दा इतना तेवर से उठाया और अभी कांग्रेस के भीतर से आवाज उठने लगी कि अब अडानी पे नहीं बोलना है, क्योंकि हमें छत्तीसगढ़ में नुकसान हुआ, हमें राजस्थान में नुकसान हुआ। तो ये तो बड़े बड़े इशू अभी आएंगे। अंतिम में मैं कंक्लूड करूं अपनी बात को कि 24 के पहले, चूंकि समय भी बहुत कम बचा है, क्या किया जा सकता है? 4-5 महीने बचे हैं। ये अच्छा संकेत आया कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे का, अगर ये खबर सही है तो, कि खड़गे जी ने 6 दिसंबर को सारे इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक बुलाई है। ये काम थोड़ा और पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि तारीख आई थी उधर से 28 नवंबर, तो कम से कम वोटिंग के बाद कर लेते। आपने नीतीश कुमार तो लक्ष्मण 1 महीने से कह रहे हैं कि ठीक है चुनाव लड़िए, लेकिन इधर भी रुकिए मत, कुछ कुछ करते रहिए। दादा एक बात बताइए कि इंडिया अलायंस बना तो पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, बड़ा चुनाव था, हम मानते हैं इसमें पूरी ताकत लगानी चाहिए थी, कांग्रेस लगाई, हम उसको उसका क्रेडिट भी देना चाहते हैं, बहुत मन से चुनाव लड़ा, राहुल गांधी ने मेहनत की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेहनत की। लेकिन एक बात बताइए, इंडिया अलायंस बना था तो सब कमेटीज बनी थी ना। उदाहरण देता हूं, हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं,
हालांकि उदाहरण खराब है, लेकिन आलोचना तो थोड़ी अपने लोगों की बनती है। जमींदार गांव में जब जमींदारी प्रथा चली गई ना, तो अपना खेत देखकर कहता था कि ये कल तक मेरा खेत था, आज कोई और उसको जोत बो रहा है। कांग्रेस को कई बार गलतफहमी हो जाती थी कि दलित हमारा वोटर था, मुसलमान हमारा वोटर था, सपा को वोट क्यों देने लगा। आज जेडीयू और आरजेडी क्यों खड़ी हो गई, और कांग्रेस के पक्ष में खड़े इस देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी कल को ये कहते हैं कि भाई सपा की 20 गलती गिनाएंगे, भाजपा की आरएलडी की 20 गलती गिना देंगे, लालू ने ये किया, नीतीश ने ये किया, अखिलेश ऐसे करते हैं, ये सारे लोग कमजोर कर रहे हैं देश को। तो अच्छा, आपने कितना मजबूत किया। तो गलती गिनाने से क्या होगा कि आप ज्यादा दिन सरकार में रहे, गलती आपकी ज्यादा पकड़ में आ जाएगी। और आपकी गलती का एक असर दिखने लगा था जब कमलनाथ को आप देख रहे थे। अखिलेश यादव चुप हुए। क्यों क्यों अखिलेश यादव इतने नाराज हुए। उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, जिसका चुनाव से सीधा कोई रिश्ता नहीं है, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, उनके 10 बयान निकाले जाएं जो चर्चा में रहे हैं, 10 के 10 बयान अखिलेश के खिलाफ हैं। तो बीजेपी के खिलाफ वो क्या काम कर रहे थे। तो क्या सेंट्रल लीडरशिप एक फोन करके ये नहीं कह सकती थी कि भाई अपने आदमी से मत लड़ो। बीजेपी योगी आदित्यनाथ का कम कम छोटे उनके चैलेंज हैं। अब योगी आदित्यनाथ से एक बयान नहीं और सारा बयान अखिलेश के खिलाफ। इस रवैये में कांग्रेस को आज भी और बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को लगता है कि ये जो जब तक यूपी का कांग्रेस नहीं कब्जे में लेगी तब तक दिल्ली में मजबूत नहीं होगी। तो अच्छा, क्या करोगे यूपी के लिए। पहले अलायंस करोगे सपा से, फिर सपा को नाराज करोगे, फिर अलायंस करोगे बसपा से, ताकि बसपा कुछ दिन बाद खत्म हो जाए और सपा को अकेला करके खत्म कर दें, तो यूपी हमारे हाथ। ऐसे नहीं आएगा। क्षेत्रीय दल आपकी नाकामियों और आंदोलनों की उपज हैं। क्षेत्रीय दलों के भीतर, आप तेलंगाना में भले आप जीत रहे हैं, लेकिन बीआरएस किस तरह से मजबूत था। वहां एक खबर चल गई कि बीआरएस, और राहुल गांधी ने ये बात की कि बीआरएस और संघ दोनों मिले हुए हैं, इससे बीआरएस का बंटाधार हो गया। आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी का सबसे ज्यादा नुकसान इसी बात के लिए हो रहा है, क्योंकि उसके लिए आरोप लगाया जाता है कि वो यार ये तो मिल गए हैं। लेकिन आप नीतीश कुमार, मैं यहीं से एक आखिरी में बस संकेत कर रहा हूं नवीनदा, नीतीश कुमार की भूमिका को क्या कांग्रेस ने कमतर नहीं किया बंगलौर और मुंबई की बैठक में। क्या बिहार में पहली गठबंधन की बैठक अगर हो रही है तो उसमें लालू और नीतीश की कोई भूमिका नहीं थी। क्या लालू प्रसाद और इन सारे लोगों को बंगलौर में क्या कहा गया, या अंदर से चीजें तो बाहर आई जाती हैं। अचानक आपको ये लगने लगा कि ये राज्य अगर जीत जाएंगे तो हमारी बार्गेनिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी, हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा, हम मजबूती से लड़ेंगे, पीएम हमारा बन जाएगा। यही पुरानी कांग्रेस है। और मैं दावे से कर रहा हूं ये राहुल गांधी की कांग्रेस नहीं है। मैं अभी भी उस व्यक्ति में एक ईमानदारी देखता हूं, लेकिन उसकी सुनता कौन है। ये तो वो वाला हो गया कि अच्छा, राहुल गांधी ने क्यों अध्यक्ष से इस्तीफा दिया। हमारे पुराने कांग्रेसी नेता हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि साहब राहुल गांधी ने इसलिए इस्तीफा दिया कि अध्यक्ष वो थे और उनका कोई नहीं सुनता था। हर इलाके में अपने अपने लोग मजबूत हैं। आज भी आपने बिल्कुल सही कहा कि 70 के दशक वाली कांग्रेस, जिसे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बदलना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस अंदर से नहीं बदलना चाह रही है। एक सूत्र मुझे लगता है, एजेंडे को मजबूती से पकड़ा जाए, दिल बड़ा की जाए, नाक छोटी किया जाए। और आज यह सही वक्त है, 6 दिसंबर की बैठक में घोषणा कर दीजिए कि नीतीश कुमार इसके संयोजक होंगे। फिर देखिए ना, फिजा बदलने ना तो कहिए। आप हक दीजिए, आप हिस्सेदारी बांटिए, आप कैंपेन करके। अब मौका बहुत कम है, अब तो पूरा जनवरी तो मंदिरमय हो जाएगा, बड़े बड़े इवेंट होंगे इस देश में। फिर कमलनाथ को भेजे कांग्रेस की, जाके कहे कि मंदिर का ताला हमने खुलवाया था। कमलनाथ क्रेडिट लें। अरे भैया, आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बनवाए मंदिर का क्रेडिट बीजेपी ले रही है, तो आप सोचिए कि वो कमलनाथ को वोटर उनका क्यों वोट देगा। इसलिए कांग्रेस को केवल एक काम करना है, एजेंडे को क्लियर रखे, दिल बड़ा करे, और जो बाकी एलआई पार्टनर है उनको मिटाने की बजाय उनका अच्छा सर, आखिरी में एक तथ्य दे रहा हूं। 250 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिसमें 1-to-1 फाइट है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की। न मंडल की राजनीति मध्य प्रदेश में है, न मंडल की राजनीति छत्तीसगढ़ में है, न राजस्थान में। तीनों में तो आप हार गए। सीधी सीधी लड़ाई थी। जहां बीजेपी नहीं थी वहां आप जीते हैं। इससे एक सबक तो सीखिए। जहां 250 से ज्यादा सीटें हैं जो सीधे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 250 से 300 सीटों पर कांग्रेस लड़े और उसमें से 150 सीटें जीत कर ले आए, और बाकी जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां उनको मजबूत करिए बनिस्पत इसके कि उनका ही कब्र खोदने लगिए। इस रणनीति पर अगर हम कोई एक कदम उठता हुआ देखेंगे
तो इन 4-5 महीनों का कोई यूटिलाइजेशन हो पाएगा, अन्यथा एक बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल गया है और यह हार जो आज हुई है, ये 24 के चुनाव पर सीधा असर डालेगी और फिर केवल इस बात की इतनी ही गुंजाइश बचेगी कि इसका दोष किसके सर मढ़ा जाए, क्षेत्रीय दलों के सर मढ़ा जाए या कांग्रेस के, लेकिन ये दोनों कमजोर होंगे और देश का जो सोशल फैब्रिक है वो कमजोर होगा और इश्यूज पीछे चले जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि इन 4 महीनों की रणनीति बिल्कुल अलग होनी चाहिए और उस रणनीति को पहले कांग्रेस अपने भीतर जज्ब करे और बाकी सबको लेकर चले, तभी बचा पाएंगे, अन्यथा आज के संकेत बिल्कुल विपरीत है।